फ्रेंड्स, मेरी तो चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वायु राशि के बारे में। मतलब एयर मासेस क्या होते हैं, निर्माण किस तरीके से होता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी, क्या वर्गीकरण किस तरीके से होता है ना, और कहाँ कहाँ ये चलती हैं। तो ये मैं बताने वाली हूँ। एयर मास क्या होता है, एयर करंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो ये सब मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वायु राशि मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एयर मास। एयर मास क्या होते हैं, हमको पता है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है ना। वायु चारों तरफ क्या है, वायु हवा घिरी हुई है, और उस हवा को क्या बोल, उस हवा जो घिरी हुई है जिसने हमारी पृथ्वी को घेर रखा है वो वायुमंडल है। तो वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं, है ना। क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल। तो सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल। और जितनी भी सारी हमारी जितनी भी जलवायु क्रियाएं होती हैं, मतलब जलवायु मौसमी संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हवा का चलना, वर्षा का होना, मतलब जितनी भी हैं, वायु राशि का बनना, वाताग्रह का बनना, जेट प्रवाह, ये सारी किस में होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है ना। तो क्षोभ मंडल कितना ऊंचा है हमारी पृथ्वी से, समुद्र तल से क्षोभ मंडल कितना ऊंचा है, लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है। तो ये 0 से 15, 20, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो वायु राशि का बनना भी इसी में होता है। क्या होता है, वायुमंडल में जब क्षैतिज रूप से बहुत बड़े भाग पर, वायुमंडल के एक बहुत बड़े भाग पर क्षैतिज रूप से तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषता एक जैसी हो जाती है, तो वो वायु राशि कहलाती है। मतलब कि मान लो कि ना बहुत बड़ा क्षेत्र, मतलब ये कई किलोमीटर लंबी होती है, 1000 किलोमीटर आप मान लो, हाँ। तो ये 1000 किलोमीटर तक ये वायु राशि लंबी है, मतलब बहुत लंबी होती है, बहुत विस्तृत होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। और क्या होता है, जब ये भूतल पे जब ये चल रही है तो इससे लगी हुई जितनी भी वायु है, मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लो कि ये 1000 किलोमीटर तक ये फैली हुई है किसी क्षेत्र पर, है ना। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, मतलब क्षैतिज रूप से, मतलब इस डायरेक्शन में इसके जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो सभी जगह पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह एक जैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि ये मतलब ये किसी कॉन्टिनेंट पे चल रही है, किसी महाद्वीप पे चल रही है। तो अगर ये उष्ण महाद्वीप पर है तो इसकी एग्जाम्पल के लिए ले लो कि इसका है ना एवरेज, इसका 30 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो हर जगह 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इसकी जो निचली परत है ना, इसमें पूरी जगह पर इसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए उतने बड़े क्षेत्र में। और दूसरा क्या होती है, पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है ह्यूमिडिटी, मतलब इसमें आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्द्रता। और आर्द्रता को हम काय में नापते हैं, हम नापते हैं परसेंटेज में, है ना। जैसे कि 45% की जो आर्द्रता होती है वो नॉर्मल होती है, वो हमारे लिए अनुकूल होती है, ह्यूमन के लिए अनुकूल होती है। तो वही ले लो कि है ना, यहाँ पर ये तो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया सभी जगह पर। अब आर्द्रता भी यहाँ पर मान लो 45% हो गई, है ना, या 50% हो गई। तो हर जगह पर ये 45% होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली पूरी जगह पर ये कैसा होना चाहिए, 45% होना चाहिए। मतलब आर्द्रता और तापमान, ये दोनों जो चीज हैं वो हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से हर जगह पर इसकी परत पे कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये वायु राशि कहलाती है। और क्या होना चाहिए, इसमें जो हवा होती है वो रुकी हुई होना चाहिए, है ना। रुकी हुई होना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हवा रुकी हुई होगी तो ही वो टेम्परेचर और आर्द्रता एक जैसी ही होगी। अगर हवा चलती रहेगी तो क्या होता है, हवा जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो टेम्परेचर उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो वो वायु राशि नहीं कहलाती। वायु राशि, और इसमें कई सारी परतें होती हैं, मतलब वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती है ऊपर से नीचे। तो हर परत में, हर जगह पर एक ही जैसा होना चाहिए। इस परत में ये मान लो दूसरी परत है इसके ऊपर, तो इसमें सभी जगह पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और तापमान वाली जो भी विशेषता है वो कैसी होनी चाहिए, समान ही होना चाहिए। तो ये वायु राशि हो गई। वायु राशि क्या हो गई, वायु राशि एक बहुत विस्तृत क्षेत्र पर या बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली हुई होती है, और जिसमें ये मोटी होती है, और जिसमें क्षैतिज रूप से आर्द्रता और तापमान संबंधित जितनी भी विशेषताएं वो हर जगह पर एक जैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली एक ही जैसी होनी चाहिए, तो वो वायु राशि कहलाती है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं एक ही जैसी होती है ना। जैसे एयर हो गया, हाँ, और ये वाला जो वायु राशि है ये क्या हो गया, एयर मास हो गया और एयर करेंट, है ना।
तीन चीजें हैं और तीनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन तीनों चीजें अलग अलग हैं। जो एयर करंट है उसको बोलते हैं संवहनी धाराएं बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, और एयर मास को वायु राशि जो मैं आज आपको बता रही हूँ, है ना। और एयर मतलब हवा होती है, मतलब वायु। तो इन तीनों चीजों में डिफरेंस है। हवा का मतलब क्या होता है, हवा हल्की होती है ना, जो हमें फील होती है हल्की होती है, और हवा पतली होती है। एक जगह से दूसरी जगह वायुदाब में अंतर के कारण ये चलती है। वायुदाब में अंतर के कारण मतलब कि एक जगह पर वायुदाब बहुत ज्यादा है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरी जगह वायुदाब कम है। तो ये हमेशा जहाँ वायुदाब क्षेत्र है, ज्यादा क्षेत्र है, वहां से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, तो वो हवा कहलाती है ना। और जो एयर करंट है वो क्या कहलाती है, मतलब एयर करंट मतलब संवहनी धाराएं क्या है, मतलब जब हवा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। अगर मतलब मैंने आपको पहले बताया, पहले वाले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया कि सूर्य से सूर्यताप जब आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के जो भूतल है उसको गर्म कर देता है, मतलब लॉन्ग शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है, और वो विकिरण होके मतलब परावर्तित रिफ्लेक्ट होके वो लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो वो भौमिक विकिरण कहलाती है। और भौमिक विकिरण के कारण क्या होता है, उससे लगी हुई, उस धरातल से लगी हुई जो भी वायु होती है वो कैसी होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होकर वायु हमेशा हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, तो ये इस डायरेक्शन में जाती है, और उस ऊपर से जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये क्या हो गया, ये संवहनी धाराएं हो गई, ये कन्वेक्शन करंट हो गया, ये हो गया, मतलब नीचे से ऊपर जो हवा चलती है वो कन्वेक्शन करंट हो गया। और एयर मास का मतलब क्या होता है, एयर मास मोटी होती है ना, बहुत मोटी होती है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी दोनों जो गुण हैं, विशेषता है, वो एक जैसी ही होनी चाहिए। तो ये वायु राशि होगी, और ये मौसम वहां जहां जाती है वहां के मौसम में परिवर्तन कर देती है। तो ये डिफरेंसेस हैं हवा में, वायु राशि में और संवहनी धाराएं, मतलब एयर करेंट और एयर मासेस में ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया। अब इनका निर्माण किस तरीके से होता है, निर्माण के लिए क्या है, सबसे पहले निर्माण के लिए क्या होता है, ये हर जगह नहीं, वायु राशि जैसे हवा हर जगह चलती है, कन्वेक्शन करंट कई जगह चलने लग जाती है ना, लेकिन ये वायु राशि हर जगह नहीं होती है। वायु तो हर जगह होती है, लेकिन जो वायु राशि होती है वो मोटी होती है ना, उसमें क्षैतिज रूप से आर्द्रता और तापमान एक जैसा ही होना चाहिए, है ना, और बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े विस्तृत होती है, बहुत ज्यादा फैली हुई होती है। तो एयर मास होती है। अब ये हर जगह नहीं बनती है, कहीं कहीं पर बनती है। सबसे पहले क्या होता है कि इसको बनने के लिए उच्च वायुदाब होना चाहिए, जहां पर वायुदाब बहुत ज्यादा है ये वहीं पर बनती है। और क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि जब है ना सूर्य से सूर्यताप आ रहा है पृथ्वी पर, तो क्या होता है, शॉर्ट वेव्स में आती है। सूर्य से सूर्यताप जो आती है, जो रेस होती है, सन रेसेस होती है, वो लघु तरंगों के रूप में आती है ना। लघु तरंग मतलब शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। तो क्या करती है, वायुमंडल को गर्म नहीं करती है, बिल्कुल भी गर्म नहीं करती, थोड़ा बहुत ही भाग गर्म कर पाती है उसकी, और ये सीधे धरातल पर आ जाती है। धरातल पर आने के बाद क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है ना। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्ट होती है, जब ये भूतल से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो ये लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो जाती है लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये हो जाती है दीर्घ तरंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जब ये दीर्घ तरंग में कन्वर्ट होकर वापस ये वायुमंडल में जा रही है, तो इसका बहुत बड़ा भाग वायुमंडल क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है ना। और इससे जो लगी हुई जो हवा है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और जब ये वहाँ बहुत देर तक रुकी हुई होती है हवा, तो क्या करती है, वहाँ के तापमान और आर्द्रता संबंधी गुणों को धारण कर लेती है ना। विशेषताएं उनकी, मतलब तापमान और जो आर्द्रता एक जैसा हो जाता है बहुत दूर तक, तो वहाँ पर क्या होता है, वायु का निर्माण होता है, मतलब वायु राशि का निर्माण होता है। ये होता है। अब उसके कुछ उद्गम क्षेत्र होते हैं, मतलब जहाँ पर वायु राशि का निर्माण हो रहा है या जहाँ वायु राशि की उत्पत्ति हो रही है, वो उसका उत्पत्ति क्षेत्र हो गया, वो उसका उद्गम क्षेत्र हो गया। तो ये कुछ मतलब अलग अलग तरीके से कुछ क्षेत्र है इसके। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके उत्पत्ति के क्षेत्र पूरे पृथ्वी पे कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। हाँ, उनके कुछ, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो अब क्या है, हमारी जो पृथ्वी है ना, मैं यहाँ पर एक अर्थ बना दे रही हूँ, और इसमें बहुत सारी इमेजिनरी लाइन से हम इसको शो करते हैं। जैसे बीच में, बिल्कुल बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, इस लाइन को क्या बोलते हैं। इस लाइन ये 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय।
भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर मैं 30 डिग्री अक्षांश बना ले रही हूँ, यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश बना ले रही हूँ, और ये हमारा 90 डिग्री अक्षांश हो गया। यहाँ पर भी ये 30 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 60 डिग्री अक्षांश हो गया, और ये 90 डिग्री। जो भूमध्य रेखा होती है, जो बिल्कुल बीच में होती है, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध, इसके उत्तर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, इसके दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और ये जो अक्षांश होती है बिल्कुल पैरेलल होती है, एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होती है, समांतर होती है, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और इन पे हर अक्षांश में टेम्परेचर एक जैसा ही होता है। मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, इसके ऊपर के उत्तरी अक्षांश हो गया, नीचे इसके दक्षिण पे दक्षिण अक्षांश हो गया। तो अब इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, कि कहाँ कहाँ ये वायु राशियाँ बन पाती हैं। तो सबसे पहले ले लो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया। हाँ, भूमध्य रेखीय महासागरीय क्षेत्र, जिसको इसको बोल देते हैं मेरीटाइम इक्वेटोरियल सोर्स। अब मेरीटाइम मतलब महासागरीय और इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखीय। तो इसको शो करते हैं एम ई, शॉर्ट फॉर्म में एम ई से शो करते हैं। और ये कहाँ होती है, भूमध्य रेखीय महासागरीय, मतलब भूमध्य रेखा पर जहां पर महासागर होते हैं। मतलब ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा हो गई। अब इसमें भी कहीं पर महासागर है, कहीं पर महाद्वीप है ना। तो यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें होती है, सन्मार्गीय पवने की जो बेल्ट होती है, मतलब सन्मार्गीय पवने की जो पेटी होती है, वहां पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सन्मार्गीय पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की सन्मार्गीय पवनें जब आती हैं और मिलती हैं, भूमध्य रेखा के पास मिलती हैं कहीं पर, तो वहां पर क्या बनाती है, वो ITCZ बनाती है। मतलब ITCZ का मतलब क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये बनाती है। तो दोनों जगह पर उत्तर और दक्षिण में क्या होता है, वहां पर जहाँ पर व्यापारिक पवनों की जो पेटी होती है, वहां पर कहाँ भूमध्य रेखीय महासागरीय क्षेत्र वायु राशि बनती है। मतलब वहां पर जो महासागर है यहाँ पर, है ना, इस क्षेत्र में जो महासागर है भूमध्य रेखा के पास यहाँ पर, तो यहाँ पर महासागरीय वायु राशि बनती है। हाँ, इसको ME बोलते हैं। ME इसलिए बोलते हैं इसको ME क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम होता है मेरीटाइम इक्वेटोरियल सोर्स। मेरीटाइम मतलब महासागरीय, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा के पास जो महासागर पर वायु राशि बनती है, वो उसको ME से डिनोट करते हैं, ME से शो करते हैं। अब दूसरी होगी उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। अब इनके नाम से ही आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके की वायु राशि है। तो उष्ण कटिबंधीय मतलब महासागरीय मतलब मेरीटाइम, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, और सोर्स तो इसको MT से डिनोट करते हैं। M मतलब मेरीटाइम और T मतलब ट्रॉपिकल, मतलब उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र पर। अब मैंने आपको बताया था कि वायु राशि के लिए उच्च वायुदाब क्षेत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि 7 बेल्ट होती है, वायुदाब कटिबंध होते हैं, 7 वायुदाब कटिबंध होते हैं। 7 वायुदाब कटिबंध कौन कौन से होते हैं, है ना। भूमध्य रेखा पर होता है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहाँ पर वायुदाब क्या होता है, बहुत कम होता है ना, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। फिर इसके ऊपर होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर होता है ना, वो होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। और उसके ऊपर होता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, दोनों गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, जो 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है, उसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है और ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, जो कि 80 से 90 के बीच में होता है दोनों गोलार्ध में, मतलब ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। तो कहाँ कहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र होते हैं, उच्च वायुदाब क्षेत्र जो होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, उपध्रुवीय उच्च वायु क्षेत्र होता है। मतलब एक पोलर पे बहुत ज्यादा हाई होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पोलर पे बहुत ज्यादा हाई होता है। दूसरा होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र जो होते हैं ना 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में होते हैं, या इसको आप ले लो 25, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है कई बार, तो इसको 25 से आप 40 डिग्री अक्षांश के बीच में ले लो, तो ये उच्च वायुदाब क्षेत्र होते हैं। और यहीं पर महासागर और महाद्वीप में क्या होता है, वायु राशियों का निर्माण होता है ना। तो अभी हो गया। तो उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र मतलब मैरीटाइम ट्रॉपिकल सोर्स कहाँ पे है वायु राशि के, इसको MT से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, उष्ण कटिबंध है इसलिए ये महासागर पे है, इसलिए
0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। और टेम्परेचर इनका क्या था, इन जो वायुराशि इनका टेम्परेचर, क्योंकि ये महासागर पे है तो इससे 20 से 22 डिग्री आसपास के डिग्री सेल्सियस के आसपास ये होता है ना। ये कहाँ होते हैं, उष्णकटिबंध पे महासागर जितने भी हैं, है ना, यहाँ पर जितने भी महासागर हैं वहां पर ये क्या होता है, एम्प्टी। इस साइड पर जितने भी महासागर हैं यहाँ पर ये बनना शुरू होती है ना। अब मैं बीच में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बीच में कॉन्टिनेंट आ जाता है। आप अगर मैप में देखोगे तो एक जगह प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और उसके बीच में कॉन्टिनेंट है ना। तो इसलिए मैं आपको ये साइड साइड में बता रही हूँ। दूसरा क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय, अब ये महासागरीय क्षेत्र था। तीसरा क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, है ना। तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सोर्स, सीटी से इसको डिनोट करते हैं। सी मतलब कॉन्टिनेंटल, टी मतलब ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंध पे वो क्षेत्र जहां पर महाद्वीप होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मान लो आपका ये पूरा महाद्वीप है यहाँ पर, तो यहाँ पर उष्णकटिबंध मतलब 30 से 35 के आसपास, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास ये हो गया। 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट होंगे वहां पर क्या होगा, ये सीटी बनाएगा, मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सोर्स, मतलब यहाँ पर वायु राशि होगी। और इस वायु राशि का गुण कैसा होगा कि ये क्योंकि उष्णकटिबंध पे है तो ये गर्म होगी, है ना। यहाँ पर भी नीचे के साइड सीटी बनाएगी, मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वायु राशि बनेगी, एयर मासेस बनेगी। और यहाँ पर भी जो राशि वायु राशि बनेगी इसका नेचर कैसा होगा, गर्म होगा। ये गर्म क्षेत्र पर है इसलिए गर्म होगी। अब चौथी हो जाती है ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र। ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मैरीटाइम पोलर सोल। तो एमपी मतलब पोलर, मतलब पोल के पास जो महासागर होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा पोल हो गया, मतलब 60 से 65 के आसपास या 65 से 80 के आसपास यहाँ पर ले। तो जो भी महासागर होते हैं यहाँ पर उनका टेम्परेचर किस तरीके से होता है, ग्रीष्म ऋतु में अलग होता है, शीत ऋतु में अलग होता है इसका टेम्परेचर। तो ये वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर क्या होता है, एमपी मतलब मैरीटाइम पोलर। यहाँ पर इस साइड पर ये ध्रुवीय वायु राशि बनती है जिसका नेचर कैसा होता है, ये ठंडी होती है। यहाँ नीचे भी ये ध्रुवीय वायु राशि बनती है एमपी, जिनका नेचर कैसा होता है, ये ठंडी होती है। और पांचवी होती है यहाँ पर ध्रुवीय महाद्वीपीय, मतलब कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय है तो कॉन्टिनेंटल पोलर सोर्स होता है, मतलब ऐसे क्षेत्र पोल्स पे, ऐसे क्षेत्र जो कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में हो गया, आर्कटिक के आसपास ये क्षेत्र हो गया, है ना। उत्तरी ध्रुव में ये 60 से 65 के आसपास के करीब या 65 से 80 के आसपास जितने भी क्षेत्र होते हैं वहां पर ये बनती है। और कैसी नेचर की होती है ये, यहाँ इस साइड जितने भी कॉन्टिनेंट होंगे वहां पर ये बनेगी, कॉन्टिनेंट सीपी बनेगी। यहाँ पर भी दक्षिण ध्रुव में अंटार्कटिक महाद्वीप क्षेत्र है तो यहाँ पर ये अंटार्कटिक में ये वायु राशि बनेगी जो महाद्वीप पर बनेगी, इसलिए महाद्वीपीय वायु राशि होती है। और ये कैसी होती है, ठंडी होती है ना। तो ये हो गया। और एक और होती है, छठी होती है मानसूनी वायु राशि क्षेत्र, मतलब वे क्षेत्र जो मानसून में मानसून की उत्पत्ति जहाँ पर होती है और वहाँ पर बनने वाली जो वायु राशि होती है, तो ये भी भूमध्य रेखा के आसपास ही बनती है। जब क्या होता है कि वहाँ पर मानसून पबरें बनना शुरू हो जाती हैं तो ये क्या होती है, ये इनका नेचर अलग अलग हो जाता है। शीत ऋतु में ठंडी हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में ये बदल जाती है। जैसे मानसून ऋतु के अनुसार बदल जाते हैं वैसे भी ये वायु राशि क्या होती है, शीत ऋतु में ठंडी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है। तो हमारा भारत जो है वो इसी वाली वायु राशि के अंदर में आता है, मानसूनी वायु राशि वाले क्षेत्र में आता है ना। और क्या होती है, ये वाली शीत ऋतु में ठंडी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है। बाकी जितनी भी वायु राशि क्षेत्र हैं या जितनी भी वायु राशि हैं जो क्षेत्रों में बनती है वो अपने मतलब वो स्थायित्व रहती है। जैसे ध्रुवों पे अगर बन रही है तो वो ध्रुवीय वायु राशि ठंडी होगी और जो उष्णकटिबंध पे बन रही है वो वायु राशि कैसी होगी, गर्म होगी।
तो 6 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पूरे विश्व में 6 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वायु राशि बनती है। तो वायु राशि सबसे पहले कहाँ बनती है? इक्वेटोरियल, मतलब कि ये भी उष्ण रहती है, गर्म रहती है, लेकिन भूमध्य रेखा के पास होती है इसलिए, और भूमध्य रेखा के महासागरों पे बनती है इसलिए इक्वेटोरियल सोर्स इसको बोलते हैं, एमई से डिनोट करते हैं। दूसरा हो गया उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र, मतलब मैरीटाइम ट्रॉपिकल, एमटी से डिनोट करते हैं। मैरीटाइम ट्रॉपिकल मतलब वे वायु राशि जो उष्णकटिबंध पे महासागरों के ऊपर बनती है ना। हाँ, ये उष्ण कटिबंध पे महासागरों के ऊपर बनती है, ये वाली वायु राशि हो गया। तीसरा हो गया कि जो उष्ण कटिबंध पे महाद्वीपों के ऊपर बनती है वो राशि, मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो बनती है वो सिटी से, मतलब सिटी मतलब कॉन्टिनेंटल, टी मतलब ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सोर्स वायु राशि का हो जाता है, वहां से बनना शुरू होती है, वहां से उनका उत्पत्ति होता है। फिर पोल्स पे आते हैं। हाँ, तो ध्रुवों पे बनती है, ध्रुवों पे बनती है, एक मैरीटाइम होती है, एक महासागरीय बनती है, एक कॉन्टिनेंटल बनती है। मैरीटाइम पोलर सोर्स और कॉन्टिनेंटल पोलर सोर्स दो तरह की होती है ना, दोनों ध्रुवों पे होती है। और छठी होती है मानसूनी, मानसूनी वायु राशि क्षेत्र होते हैं, मतलब वे वायु राशि जो मानसूनी क्षेत्र में मानसूनी पवनों के क्षेत्र में बनती है। तो मानसूनी पवनें कहाँ बनती है? मानसूनी पवनें बनती है हमारे जो हिंद महासागर को पार करके जो पवनें आती हैं वो मानसूनी पवनें कहलाती हैं, है ना। और उनका नेचर अलग अलग होता है, शीत ऋतु में अलग होता है, ग्रीष्म ऋतु में अलग होता है। और इन्हीं मानसूनों के कारण क्या होता है, हमारे जो भारत होता है वहाँ उस पर वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में अलग वायु राशि बनती है, ठंडी वायु राशि बनती है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है वायु राशि, इसलिए गर्म बनती है। तो सिर्फ इसका नेचर चेंज होता है समय के अनुसार, मतलब ऋतु के अनुसार। इस जो मानसूनी वायु राशि है उसका नेचर चेंज हो जाता है। बाकी जितनी भी ऊपर की 5 वायु राशि हैं, क्षेत्र हैं, इनका नेचर चेंज नहीं होता है। ये ठंडे क्षेत्र में होते हैं तो ठंडी ही होती है, और गर्म क्षेत्र में होती हैं तो ये गर्म होती है। तो ये हो गया, मतलब उद्गम क्षेत्र हो गए कि पूरे विश्व में ऐसे उद्गम क्षेत्र होते हैं, और ये उद्गम क्षेत्र अनुसरण करते हैं वायुदाब पेटी जो है उनका अनुसरण करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट जो होता है उसका अनुसरण करते हैं। जहाँ पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पर वायु राशि बनती है। अब वायु राशि बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना, मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र होना। उच्च वायुदाब क्षेत्र इसलिए होना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वायु कैसी होती है, ऊपर से नीचे आती है। मैंने आपको बताया था कि जो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है वहाँ पर भी पवनें ऊपर से नीचे आती हैं। ये मैंने पूरा कटिबंध जो वायुदाब कटिबंध का मैंने पूरे एक वीडियो में 40 मिनट के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये समझना है कि बेल्ट किस तरीके के होते हैं, कैसे बनते हैं, और क्या क्या इनके नेचर होते हैं, पवनों के किस तरीके के नेचर होते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पीएससी में आ जाते हैं, है ना। तो वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पर डायरेक्ट ही देख लीजिएगा, या इस वीडियो के लिंक में मैं उस वीडियो का जो लिंक है उसको मैं बता दूंगी, उसको पेस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा, है ना। तो 7 तो बेल्ट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो बेल्ट होती है वो 7 होती है। लेकिन वायुदाब क्षेत्र जो वायु राशि के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वायु राशि बनती है, जहाँ वायु राशि का निर्माण होता है, तो पूरे विश्व में ऐसे 6 क्षेत्र होते हैं, और ये क्षेत्र वही होते हैं जहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है ना। निम्न वायुदाब क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि निम्न वायुदाब क्षेत्र में हवा ही नहीं होती है, तो वहाँ पर वायु राशि कैसे बनेगी। वायु राशि या एयर मास बनने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर हवा होना। तो हवा जहाँ पर जहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है वहाँ पर पवनें क्या होती है, ऊपर से नीचे आकर धरातल पर इकट्ठी हो जाती है। जब इकट्ठी हो जाती है तो बहुत सारी वायु हो जाती है, और वो वायु राशि कहलाती है। तो वहाँ पर वायु राशियों का बनना होता है, निर्माण होता है। तो ये हो गया। अब वायु राशि की कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि ये जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र के जो धरातल होती है, धरातल का जो टेम्परेचर होता है और जो आर्द्रता होती है उस क्षेत्र की, उसको धारण कर लेती है बहुत लंबे समय तक। मतलब कम से कम ये 3 से 5 दिन तक वहाँ पर वायु राशि कैसी होना चाहिए, शांत होना चाहिए, रुकी होना चाहिए, है ना। और ये वहाँ के मौसम को भी परिवर्तित कर देती है। और तीसरा क्या होता है, जहाँ जहाँ ये बहुत धीरे धीरे चलती है वायु राशि, क्या जो गति होती है बहुत ज़्यादा धीरे होती है, और ये एक जगह को छोड़ के जब दूसरी जगह जाती है, मतलब अपने उत्पत्ति क्षेत्र से जब ये दूसरी जगह जा रही है, मतलब ये अगर पोलर मैरीटाइम पोलर सोर्स से ये निकल रही है, मतलब महासागरीय ध्रुवीय क्षेत्र से जब ये निकल रही है, तो यहाँ ये ठंडी है। और जब धीरे धीरे ये जो चल के आएगी और ये उष्ण कटिबंध में आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नेचर बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वहाँ के गुणों को धारण कर लेगी। वहाँ पर गर्म है तो वहाँ टेम्परेचर इसका गर्म हो जाएगा, और इसकी ह्यूमिडिटी भी, मतलब आर्द्रता भी बदल जाएगी। तो मतलब जैसे जैसे ये अपने उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़ती जाती है,
तो और जहाँ पहुँचती है उस क्षेत्र की आर्द्रता और तापमान को ग्रहण कर लेती है। तो ये इसकी विशेषता हुई। इसकी विशेषता क्या होगी कि सबसे पहले तो इसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी जितने भी गुण हैं हॉरिजॉन्टली कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। टेम्परेचर सभी जगह पर एक समान होता है। ह्यूमिडिटी हर जगह पर एक ही जैसी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता हर जगह पर एक ही जैसी होती है। बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई होती है, मतलब कई किलोमीटर तक फैली हुई होती है। रुकी हुई हवा का रुका होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वहाँ पर कैसी होती है, हवा रुकी हुई होती है ना, और शांत होती है, मतलब हलचल नहीं होती हवा में। अगर हवा में हलचल हुई, हवा चलना शुरू होती है तो क्या होता है, वहाँ पर वायु राशि नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि जब एक बार हवा चलना शुरू हो जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह हवा जाती है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब हवा जाएगी तो वहाँ के टेम्परेचर को क्या करती है, वो एक्सचेंज करती रहती है ना, ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। तो इसलिए वायु का रुका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पर वायु शांत रहती है, रुकी हुई होती है। और तीसरा क्या होता है, वो वहाँ की जो भी जलवायु होता है उस जलवायु को प्रभावित करती है। ठंडे क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है, गर्म क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती है। और जब एक वायु राशि दूसरी वायु राशि में जाती है, मतलब दूसरी वायु राशि के क्षेत्र में जाती है, जब एक वायु राशि अपना क्षेत्र बदलती है और चलते चलते बहुत दूसरे वाले क्षेत्र में जाती है जो गर्म है, जो उसका नेचर दूसरा है। अगर गर्म है तो यहाँ के नेचर को वो ग्रहण कर लेगी और धीरे धीरे वहाँ जहाँ से उत्पन्न हुई है, जहाँ से इनका सोर्स है, वहाँ पर क्या करती है, उसके जो गुण होते हैं उनको छोड़ देती है। ऐसा ही उष्णकटिबंधीय वायु राशि के साथ होता है। उष्णकटिबंधीय वायु राशि कैसी होती है, गर्म होती है। और गर्म होकर ये जब वो ठंडे प्रदेशों में जाती है तो गर्म वाले जो गुण है उसको छोड़ देती है और ठंडे वाले टेम्परेचर जो होता है, ठंडा होता है, मतलब कम टेम्परेचर ग्रहण कर लेती है ना, इनका टेम्परेचर कम हो जाता है। और ये बहुत ही स्लो इनकी जो गति होती है बहुत ही धीरे धीरे होती है। तो ये इनका हो गया कि इनकी विशेषताएं हो गई। अब इनका वर्गीकरण भी होता है। तो इनका वर्गीकरण भी 3 तरीके से किया जाता है ना। तो इनका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है। एक तो होता है तापमान के आधार पर, है ना। दो तो गुण यही समझ में आ रहे हैं कि तापमान और आर्द्रता वाले गुण है तो इनके आधार पर होता है। दूसरा आर्द्रता के आधार पर होता है, मतलब ह्यूमिडिटी, है ना। तापमान मतलब टेम्परेचर। और तीसरा होता है गमन, मतलब जैसे वो चल रही है ना, उनकी गति के आधार पर ये होता है। तो जो तापमान के आधार पर होता है, तो मैंने आपको बता दिया तापमान के आधार पर 2 तरह की वायु राशि होती है। एक ध्रुवीय वायु राशि होती है ना, जिसको पोलर एयर मास बोलते हैं। और दूसरी होती है जो उष्णकटिबंध पर होती है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। तो ध्रुवों पे जो वायु राशि होती है वो 2 तरह की होती है। मतलब ये जो वायु राशि होती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है। और ये भी 2 तरह की होती है, महासागरीय और महाद्वीपीय वायु राशि होती है ना। और उष्णकटिबंध में भी ट्रॉपिकल, इसको पी से डिनोट करते हैं। जो पोलर होती है उसको पी से डिनोट करते हैं। और ये कैसी होती है, ये ध्रुवीय होती है और 2 तरह की होती है, महासागरीय और महाद्वीपीय 2 तरह की होती है। और इसको पी से डिनोट करते हैं। और कई बार क्या होता है, जो आर्कटिक क्षेत्र होता है वहां पर भी ठंडी वायु राशि होती है, लेकिन वो आर्कटिक क्षेत्र है तो उसको ए से डिनोट करते हैं, है ना। और ध्रुवीय जो वायु राशि होती है वो पी से डिनोट करते हैं। ये 2 तरह की होती है, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। मैंने अभी आपको बताया था कि उद्गम क्षेत्र के हिसाब से। ऐसे ही उष्णकटिबंधीय मतलब जो गर्म क्षेत्र पर हो रही है, ट्रॉपिकल एरिया में जो हो रही है ना, तो इसको टी से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो भूमध्य रेखा के पास होती है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। भूमध्य रेखा के पास होती है वो भी गर्म होती है। उष्णकटिबंधीय जितनी भी होती है वो भी गर्म होती है। तो लेकिन जो उष्णकटिबंधीय वायु राशि होती है उसको टी से डिनोट करते हैं, ट्रॉपिकल होती है। और जो भूमध्य रेखा के पास होती है इसको ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास होती है। और ई मतलब भूमध्य रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो ई से डिनोट करते हैं। ये हो गया कि तापमान के आधार पर। और जो उष्ण क्षेत्र में होती है उनका टेम्परेचर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, गर्म होती है। और ध्रुवीय क्षेत्र में जो होती है उनका टेम्परेचर कम होता है। हाँ, ये उष्णकटिबंध पे भी 2 वायु राशि होती है, मतलब महासागरीय महाद्वीपीय 2 तरह की अलग अलग वायु राशि होती है। अब आर्द्रता के आधार पर हो गया कि अब आर्द्रता के आधार पर हो गया कि महासागरीय है या महाद्वीपीय हो गया।
तो मैंने इसमें आपको दोनों बता दिया, तापमान के भी बता दिया और महासागरीय वाले भी बता दिया। तो तापमान के आधार पर गर्म वायु राशि होती है, ठंडी वायु राशि होती है। जो गर्म वायु राशि होती है इसको पोलर बोलते हैं, और जो आर्कटिक क्षेत्र में होती है वो भी ठंडी वायु राशि होती है, तो उसको ए से डिनोट करते हैं। और उष्णकटिबंध जो वायु राशि होती है वो गर्म वायु राशि होती है, वो ट्रॉपिकल होती है। और भूमध्य रेखा के पास वाली वायु राशि भी गर्म होती है, लेकिन उसको इक्वेटोरियल से डिनोट करते हैं। तो ये जो वायु राशि होती है गर्म होती है, ये ध्रुवीय वाली वायु राशि ठंडी होती है। आर्द्रता के आधार पर, ह्यूमिडिटी के आधार पर, मतलब दो तरह की वायु राशि होती है। हमारे महासागर के जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता है वो अलग होती है और महाद्वीपों की आर्द्रता अलग होती है। तो इसमें दो तरह की होती है, एक होती है महासागरीय और दूसरा होता है महाद्वीपीय, है ना। तो इसमें भी जो महासागरीय वायु राशि है वो दो तरह की होती है। महासागर को क्या बोलते हैं, मैरीटाइम बोलते हैं। तो इसमें एमटी और एमपी दो तरह की वायु राशि होती है, और ये सीटी और सीपी, मतलब एमटी मतलब महासागरीय होता है, टी मतलब ट्रॉपिकल, मतलब महासागर जो भूमध्य मतलब ट्रॉपिकल एरिया में उष्णकटिबंध पे जो महासागर होते हैं उनके ऊपर चलने वाली वायु राशि। और दूसरी एमपी मतलब मैरीटाइम पोलर, मतलब ध्रुवों के पास जो महासागर है उन पे चलने वाली वायु राशि। ये दो तरह की होती है ना। आर्द्रता के आधार पर चार तरह की होती हैं। एक महासागर में दो तरह की होती है, और महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर जो भी महाद्वीप होते हैं उन पर चलने वाली वायु राशि। और पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र पर जितने भी महाद्वीप हैं उन पर चलने वाली वायु राशि। तो ये हो गया एमटी, एमपी, सीटी, सीपी, है ना। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब महासागर और महाद्वीपों पर चलने वाली वायु राशि। अब गति के आधार पर मतलब क्या होता है, दो तरह की होती है। ये होती है थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन, मतलब जब ऊष्मागतिकी परिवर्तन आता है ना। जब वायु राशि जब चल रही है और उसके ऊष्मा जो एनर्जी उसमें जो बदलाव आता है उसके कारण होती है। और दूसरा गतिकी मतलब डायनेमिक मॉडिफिकेशन, है ना। तो दो तरह की होती है, एक थर्मोडायनेमिक, दूसरा डायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि जब कोई वायु राशि जब चल रही है तो वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक जगह से दूसरी जगह जब वायु राशि जा रही है तो वो क्या होता है, जो भी धरातल है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे वायु राशि जो चल रही है ना, और ये ठंडे प्रदेशों में ये ठंडी वायु राशि है ना, ठंडी वायु राशि है तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, हाँ वो ठंडी होगी। लेकिन वो गर्म क्षेत्रों में जब आ रही है तो वहाँ क्या करेगी, ये इसकी जो निचली परत है वो कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। और ऊपरी परत इसकी ठंडी होगी। और धीरे धीरे क्या होता है, जब निचली परत गर्म होती है तो गर्म होकर हवा कैसी होती है, हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर चलती है। तो इस क्षेत्र में जब क्या होता है, उष्णकटिबंध मतलब ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है, और ऊष्मा गति की परिवर्तन उसको कहते हैं जब धरातल से लगने वाली जो वायु राशि है उनके जो तापमान है, टेम्परेचर में अदला बदली हो जाती है। गर्म वाले ठंडे हो जाते हैं, ठंडे वाले गर्म हो जाते हैं। तो ये ऊष्मा गति की परिवर्तन हो गया, मतलब थर्मोडायनेमिक चेंजेस आ गए, थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन आ गया। थर्मो मतलब ऊष्मा और डायनेमिक मतलब चेंजेस में इसे आ रहे हैं। तो इसमें दो तरह की होती है कि वायु राशि जब ठंडी वायु राशि गर्म क्षेत्र में आती है, जब ठंडी वायु राशि होती है वो गर्म क्षेत्र में आ रही है तो ठंडी वायु राशि का कैसा होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। जब वो गर्म क्षेत्र में आ रही है तो जो इसके धरातल से लगने वाली जो निचली वायु राशि होती है वहां पर क्या हो जाती है, इसकी जो टेम्परेचर हो जाता है वो गर्म हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। ऊपर की वायु राशि कैसी होती है, ठंडी हो जाती है। तो हवा जब गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर होती है, तो उसमें क्या होती है, संवहनी धाराओं का निर्माण होता है, कन्वेक्शन करंट का निर्माण हो जाता है। तो कैसे हो जाती है, ऊपर की तरफ हवा चलने लगती है। तो क्या होता है, इस तरीके की जो वायु राशि होती है वो कैसी होती है, अस्थिर होती है। अस्थिर इसलिए रहती है क्योंकि इसमें कन्वेक्शन करंट शुरू हो जाते हैं, मतलब इसमें संवहनी धाराओं का निर्माण हो जाता है। और अस्थायी होती है, मतलब स्टेबल नहीं होती, इनस्टेबल होती है ना, रुकी हुई, मतलब इनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है, हाँ। और कुछ समय बाद ये वायु राशि भी खत्म हो जाती है। तो ये हो गया। और दूसरा वायु राशि क्या होगी, दूसरी वायु राशि हो गई कि जब कभी वायु राशि गर्म प्रदेश में आ रही है, मतलब जब गर्म वायु राशि ठंडे प्रदेश में आ रही है ना,
गर्म वायु राशि जब ठंडे प्रदेश में आ रही है तो क्या होता है कि ठंडे प्रदेश में आ रही है तो उसकी जो निचली परत है वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब ठंडी होने के बाद इसमें क्या इन्वर्जन शुरू हो जाता है, मतलब व्युत्क्रमण हो जाता है। नीचे वाली ठंडी वायु राशि है, ऊपर जब गर्म वायु राशि है। तो मैंने बताया था आपको कि जब धरातल से लगी हुई वायु ठंडी होती है और उसके ऊपर गर्म वायु राशि होती है, मतलब जब गर्म हवा होती है तो ये व्युत्क्रमण हो जाता है। व्युत्क्रमण क्यों हो जाता है, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होने जा रहा है। मतलब धरातल से लगी हुई वायु तो ठंडी है लेकिन इसके ऊपर वाली वायु गर्म है, तो ये क्या इन्वर्जन हो जाता है, यहाँ पर व्युत्क्रमण शुरू हो जाता है, यहाँ पर संवहन धाराएं शुरू हो जाती है। लेकिन जब कभी गर्म वायु राशि ठंडे जल क्षेत्र में जाती है तो वहाँ पर निचली परत इसकी ठंडी हो जाती है। अब ठंडी वायु राशि तो मतलब ठंडी जो हवा है वो तो ठंडी ही है, ठंडी होकर नीचे ही बैठती है हवा, है ना, तो ये ऊपर नहीं जा पाती है। तो ये वाली जो वायु राशि होती है मतलब ये स्थिर होती है, इसमें स्थायित्व होता है ना, ये स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब कौन सी वायु राशि स्टेबल होती है, जो गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों में जा रही है वो स्टेबल होती है, लेकिन जो ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों में आ रही है वो इनस्टेबल है ना। तो ये हो गया। अब क्योंकि जो वायु राशि जो ऊपर वाली जो वायु राशि है जो ठंडे प्रदेश से आ रही है तो इसको के से डिनोट करते हैं। के का मतलब होता है कॉल्ड और कॉल्ड का मतलब होता है कोल्ड, मतलब ये ठंडी वायु राशि है जो गर्म प्रदेशों में आई है ना। तो इसको शो करेंगे, ये दो तरह की होगी, सीपीके और एमपीके। सीपी मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर बोराई वायु राशि जो कॉन्टिनेंट में है, जो महाद्वीपों पे चल रही है, जो के का मतलब अगर सीपीके एमपीके आ रही है लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वायु राशि चल रही है ना, ऊपर से नीचे ये एयर मासेस चल रही है, इनमें मोशन है, ये गति कर रही है। और सी का मतलब ये कि कॉन्टिनेंट में है, ये महाद्वीप क्षेत्रों में चल रही है और ये ध्रुवों से आ रही है, गर्म प्रदेशों में आ रही है। और एमपी के मतलब ये महासागरीय है, महासागरीय वायु राशि है, ध्रुवों से लेकर ये कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में आ रही है। तो ये हो गया सीपीके एमपीके, ये हो गया। अब जब गर्म वायु राशि ठंडे प्रदेशों में जाती है तो इसको शो करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू मतलब होता है वार्म, है ना, तो इसको भी, ये भी दो तरह की होती है, सीपीडब्ल्यू एमपीडब्ल्यू दो तरह की होती है। सीपीडब्ल्यू मतलब सीटीडब्ल्यू और एमटीडब्ल्यू ये होती है। तो सीटी मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, मतलब वो वायु राशि जो चल रही है, जो महाद्वीपों पर है और जो कैसी है, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों से जो चल रही है और गर्म ठंडे महाद्वीपों पर ये पहुंच रही है ना। अब महाद्वीपीय वायु राशि में जाती है और महासागरीय वायु राशि जो समुद्र पे होती है, समुद्र की वायु राशि समुद्र के ही रास्ते से जाती है। तो सीटीडब्ल्यू मतलब जो कॉन्टिनेंट पे मतलब महाद्वीपों पे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ से वायु चल रही है, गर्म वायु राशि ठंडे प्रदेशों में चल रही है। और एमटीडब्ल्यू मतलब क्या होता है, एमटीडब्ल्यू मतलब मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म, मतलब कि वे वायु राशि जो महासागरों पर चल रही है लेकिन उष्णकटिबंधीय महासागरों पर चल रही है और ये गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों में जा रही है। तो ये हो गया ऊष्मा गति की परिवर्तन के आधार पर, मतलब गति की मतलब चल रही है और ऊष्मा का बदलाव हो रहा है, मतलब वायु राशि ठंडी गर्म हो रही है। तो इस आधार पे दो होती है, के और डब्ल्यू। के मतलब कॉल्ड मतलब कोल्ड ठंडी, और डब्ल्यू मतलब वार्म मतलब गर्म। तो सीपीके एमपीके सीटीडब्ल्यू एमटीडब्ल्यू ये हो गया। अब गति के आधार पर डायनेमिक मॉडिफिकेशन मतलब कि उनका चलना कि वो चल किस तरीके से रहे। अब इसमें टेम्परेचर का अदली बदली नहीं होती, टेम्परेचर का आर्द्रता का कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ उसके इसकी जो गति स्पीड है उसके आधार पर ये चेंजेस इसमें होते रहते हैं। तो ये होते हैं हमारे साइक्लोन, मतलब जो चक्रवात, प्रतिचक्रवात और घर्षण, फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन के कारण भी बदलाव आते हैं। हाँ, तो ये चक्रवात, प्रतिचक्रवात, घर्षण में जो होता है, मतलब चक्रवात जो होता है उसमें क्या होता है, वायु चारों तरफ से अंदर की तरफ जा रही है। चक्रवात है बाहर की तरफ क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ कम होता है। तो ये और ऊपर की तरफ ये उठना शुरू होती है। तो ये चक्रवात में जो अस्थायित्व होता है
अस्थिर वायु राशि होती है, प्रति चक्रवात में स्थिर वायु राशि होती है क्योंकि नीचे की तरफ आती है ना, और ये घर्षण। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कि जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है वायु राशियों का, वो 3 तरीके से होता है, टेम्परेचर के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर और उनकी गति मार्ग के आधार पर, मतलब किस तरीके से जो चल रही है, कहाँ जा रही है, मतलब उनके स्पीड के आधार पर, गति के आधार पर ये होता है। तो मैंने इसमें बताया आपको कि वायु राशि क्या होती है। वायु राशि मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली हुई होती है वायु राशि होती है, वायुमंडल की निचले परत पर होती है, और जिसमें आर्द्रता और तापमान संबंधित जितनी भी विशेषताएं हॉरिजॉन्टली वो एक समान ही होती हैं। और वायु राशि में क्या होती है, एक के ऊपर एक कई सारी परत होती है, लेकिन ये परत क्या होती है, बहुत लंबी होती है, कई किलोमीटर तक होती है, और ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत धीरे धीरे जाती हैं, और ये लगभग 3 से 4 दिन इनका एक जगह रुका, हवा का शांत होना और 3 से 4 दिन तक रुका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये 3 से 4 दिन तक एक जगह पर रुकी हुई होती है, तो वहाँ के जो धरातल है, धरातल का जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, उस जो विशेषता है उसको अपने में ग्रहण कर लेती है, और वो वायु राशि कहलाती है। वायु राशि, एयर करेंट, एयर मास और एयर में डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको बता दिया। उनका उद्गम क्षेत्र बताया मैंने कि क्षेत्राकार के उद्गम क्षेत्र होते हैं, एक उष्णकटिबंध पे होता है, दूसरा ध्रुवों पे होता है। ध्रुवों पे 2 होते हैं, महासागरीय महाद्वीपीय होते हैं। उष्णकटिबंध पे 2 होते हैं, महासागरीय महाद्वीपीय होते हैं, और भूमध्य रेखा पर होते हैं। तो इस तरीके से ये कैसे होते हैं, 6 होते हैं, और एक मानसूनी होती है। तो 6 तरीके के उद्गम क्षेत्र होते हैं पूरी हमारे जो अर्थ है उस पर, और इनके वर्गीकरण 3 तरीके से होता है, एक तापमान के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर, गति के आधार पर। तापमान के आधार पर ध्रुवीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि, मतलब पी से और टी से इसको डिनोट किया जाता है। पी और ए से ठंडी वायु राशि को डिनोट किया जाता है, ए मतलब आर्कटिक, और उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, और ई मतलब इक्वेटोरियल। ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल जो होती है वो गर्म वायु राशि होती है, उष्ण और भूमध्य रेखीय वायु राशि होती है, गर्म वायु राशि होती है। आर्द्रता के आधार पर 2 तरह की होती है, महासागरीय, महाद्वीपीय। महासागरीय भी 2 तरह की होती है, एमटी, एमपी, मतलब जो महासागर भूमध्य रेखा के पास है, भूमध्य रेखा के ऊपर है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर है, तो एमटी होता है, मैरीटाइम होता है, ट्रॉपिकल होता है, और मैरीटाइम पोलर मतलब जो ध्रुवों के पास जो महासागर है उन पे, और महाद्वीपों पे मतलब सीटीसीपी, मतलब महाद्वीप जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे महाद्वीप है वहाँ पर चलने वाली वायु राशि अलग होती है, और जो ध्रुवों के पास जो भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उनमें चलने वाली वायु राशि गति के आधार पर होती है, ऊष्मा गति की परिवर्तन के आधार पर होती है, और गति परिवर्तन के आधार पर होती है। मतलब ऊष्मा गति मतलब थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन, मतलब जब ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो इसके आधार पर 2 होती है, के और डब्ल्यू। के भी होती है सीपी के, एमपी के, मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही। डब्ल्यू मतलब सीटीडब्ल्यू, और डब्ल्यू मतलब वार्म होता है, ये भी 2 तरह की होती है, उष्ण होती है, गर्म होती है, वार्म मतलब गर्म, गर्म मतलब उष्ण, मतलब सीटीडब्ल्यू और एमटीडब्ल्यू 2 तरह की होती हैं ये। और गति के आधार पर होती है, मतलब ये चलना उनका, जैसे साइक्लोन में जब चलती है, चक्रवात होता है तो उसमें वायु चल रही है, तो वायु राशि होती है वहाँ पर भी, और जो चल रही होती है, प्रति चक्रवात होते हैं, और घर्षण में वायु राशि होती है। तो इस वायु राशि जो हमारा टॉपिक है एयर मास से रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, है ना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।